ब्लड को हम लोग कई नामों से जान सकते हैं। जैसे इनका जो पहला नाम है, इनको हम लोग बोल सकते हैं रक्त। रक्त के साथ साथ हम इनको बोलेंगे खून, और इनको बोलेंगे रुधिर। और इनका एक नाम और है जिनका, या जिनको हम कह सकते हैं लहू। अर्थात हम लोग इस ब्लड को चार नामों से जानते हैं, यानी इन चारों हिंदी का जो इंग्लिश बनेगा वो होगा आपका ब्लड। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर में ब्लड क्या है। चलिए भाई, हम लोग किसके ब्लड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो भी हम ब्लड की बात कर रहे हैं वो मानव के अंदर उसके, तो हम लोग मानव के शरीर में उपस्थित उपस्थित ब्लड के विषय में पूर्णतः पूर्णतः जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए समझते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यदि हम लोग ब्लड का एक साइंटिफिक नेम, या हम इनको कह सकते हैं कि जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक इसमें बनेगी आपकी कि ब्लड का अध्ययन करना। तो ब्लड का अध्ययन करना कहलाता है सीरोलॉजी, या इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। इसको सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि भाई साहब, जो खून है उस खून की खोज कौन किया था। तो खोज की बात करते हैं तो खून की जो खोज है वो सबसे पहले सन 1900 ईस्वी में लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर। तो हम लोगों ने देखा कि भाई साहब जो खोज है वो 1900 ईस्वी में लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम समझते हैं तीसरी टॉपिक जो हमारी है वो है कि ब्लड का जो पीएच मान है वो क्या है। तो जो ब्लड का जो पीएच मान है वो है 7.4 है। अर्थात ब्लड का पीएच मान और जो आंसू का पीएच मान है वो दोनों एक जैसे हैं। अर्थात मैं बोलूं कि आंसू का भी पीएच मान कितना होता है, आंसू का पीएच मान, आंसू का भी पीएच मान 7.4 ही होता है। जितना ब्लड का उतना आपके आंसू का भी पीएच मान होता है। ठीक है। अर्थात इनका जो स्वाद होगा वो स्वाद कैसा होगा, स्वाद बेस होता है। कैसा होगा, बेस। बेस का मतलब होता है क्षारीय होता है। यानी जब हम लोग कभी जैसे अंगुलियां कट जाती हैं तो जब ब्लड निकलता है तो हम लोग उनको मुंह में डालते हैं तो ब्लड का जो स्वाद होता है वो कैसा रहता है, बेस रहता है, जिसको हम क्षारीय कह सकते हैं, नमकीन जैसा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवी हमारी जो टॉपिक है, यानी मानव के अंदर जो है ब्लड की मात्रा कितनी होती है इसको समझते हैं। तो मानव में बात करते हैं। जो भी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो मानव के अंदर उपस्थित जो ब्लड की मात्रा है उसके विषय में हम बता रहे हैं। ठीक है। तो मानव के अंदर भाई, मानव के अंदर भाई दो चीज के बारे में हम देखें, एक पुरुष के अंदर और एक औरत के अंदर, यानी महिला के अंदर, औरत या महिला के अंदर। तो भाई साहब जो पुरुष है, पुरुष में जो खून की मात्रा होती है, पुरुष के शरीर में जो खून की मात्रा होती है वो होती है 5.5 लीटर होती है। जबकि महिलाओं के शरीर में, जबकि औरतों या महिलाओं के शरीर में खून की जो मात्रा होती है वो 5.0 लीटर। अर्थात मैं बोलूं कि महिला के शरीर में खून की मात्रा एक पुरुष के शरीर में खून की मात्रा का क्या होता है, परसेंटेज में देखें तो कम होता है। अर्थात ये मात्रा जो है, महिला के शरीर में ब्लड की जो मात्रा है वो 5 लीटर, और पुरुष के शरीर में जो आपकी ब्लड की मात्रा है वो 5.5 लीटर होती है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, अर्थात ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। हम निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण देखिए, ध्यान से समझिएगा। ब्लड का जो फॉर्मेशन या निर्माण होता है वह मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, यानी हड्डियों के बीच में, यानी बोन मैरो में बनता है। तो इनका जो फॉर्मेशन है वह अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। तो अस्थि मज्जा में ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। अस्थि मज्जा के अंदर किसका किसका निर्माण होता है,
यानी ब्लड के अंदर जो आपकी रक्त है, तो रक्त के साथ साथ जो रुधिर कणिकाएं हैं उनका, प्लाज्मा, सबका निर्माण उसी के अंदर होता है। तो हम इनको समझते हैं भाई, इसमें आरबीसी का भी निर्माण होगा और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होगा, डब्ल्यूबीसी, और जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट और प्लाज्मा, इन चारों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होगा? ब्लड का निर्माण होगा। और अगली बात आपकी है, छठी बात, कि भाई साहब जो ब्लड है वह किससे बना होता है? तो जो ब्लड है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। ब्लड किससे मिलकर बना होता है? मिलकर बना होता है। ये बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी ऊतक से। संयोजी ऊतक से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अर्थात जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं, सातवीं जो टॉपिक है, भाई साहब जो ब्लड है वो मानव में तो मान लीजिए कि बन रहा है कहाँ? अस्थि मज्जा में बन रहा है। जो भ्रूण बच्चा होता है उसका ब्लड कहाँ बनता है? तो जो मैंने आपको निर्माण में बताया कि अस्थि मज्जा में ये बनता है, ये निर्माण में दो तरीके से बनता है भाई। निर्माण का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जब हम किसी वयस्क की बात करते हैं, वयस्क की बात करते हैं, तो वयस्क में जो ब्लड का निर्माण होगा वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो में होता है इनका निर्माण। लेकिन हम भ्रूण की बात करते हैं, किसकी? भ्रूण की बात करते हैं। अर्थात भ्रूण किसे कहा जाता है? यानी जो माँ के गर्भ में रहता है, पलता है, या पोषक तत्वों को लेकर के वो बढ़ता है, उसे हम लोग कहते हैं भ्रूण। अर्थात वो माँ के गर्भ से भी पैदा नहीं हुआ होता, उसे भ्रूण का नाम दिया जाता है। तो भ्रूण में जो है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, यानी लीवर के अंदर, यानी यकृत, जिसको हम लोग कलेजा कहते हैं। कलेजा को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, जिसको कलेजा कहते हैं। तो भाई साहब आप समझ लीजिए, जो भ्रूण होगा उसके अंदर जो है यकृत में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो वयस्क होगा वो फॉर्मेशन की बात करते हैं ब्लड की, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोन मैरो के अंदर क्या होगा? वयस्क का ब्लड बनेगा, जबकि भ्रूण जो होगा उसका ब्लड ये कहाँ बनता है? लीवर यानी यकृत में बनता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि ब्लड किससे मिलकर बना होता है, ये तो मैंने समझ लिया। अच्छा, ब्लड सर्कुलेटिंग की बात करता हूँ, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है ना। तो सर्कुलेटिंग पहले समझ लेते हैं। तो ब्लड जो सर्कुलेटिंग है, तो ब्लड सर्कुलेटिंग का मतलब होता है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, संचरण। तो रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो कौन किया था? आप लोग को पता होगा, विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किए थे। अर्थात रक्त परिसंचरण का मतलब होता है कि जो शरीर के अंदर रक्त यानी ब्लड का बहाव होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेटर या सर्कुलेटिंग कहते हैं। यानी ब्लड का बहाव को ही हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण। तो सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो है रक्त का प्रवाह होता रहता है। तो वो सबसे पहले कौन बताया था? विलियम हार्वे बताए थे। अच्छा, आठवीं जो टॉपिक है, आठवीं को समझते हैं। ये आपकी छठी हो गई, ये सातवीं, और ये आपकी हो गई आठवीं हो गई, और यहाँ आपकी नौवीं टॉपिक बनेगी। तो भाई ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसको कहते हैं भाई? ब्लड बैंक का मतलब होता है कि सबसे पहले जो है ब्लड कहाँ स्टोर होता है। तो ब्लड बैंक या ब्लड स्टोर, ब्लड स्टोर बोल सकते हैं, यानी जिसको हम लोग कब्र का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कब्र का। तो यानी कि
कब्र किसे कहा जाता है, जहाँ ब्लड इकट्ठा होता है। तो मानव के शरीर के अंदर जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन यानी स्प्लीन के अंदर ही ब्लड का क्या होता है, स्टोर होता है। यानी स्प्लीन को हम लोग कहते हैं प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीहा। देखिए भाई, यानी ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है, और इकट्ठा कहाँ हो रहा है, स्प्लीन में हो रहा है। लेकिन मरता कहाँ पे है, स्प्लीन में ही आके मरता है। तो ब्लड का जो है, ब्लड का यानी ब्लड की जो मृत्यु है वो कहाँ होगी, तो स्प्लीन में ही होगा। किसमें होगा, स्प्लीन में ही होगा। यानी ब्लड जो है स्प्लीन में ही आके मरता है। मैंने आप लोगों को 10 तक बता दिया कि ब्लड की जो मृत्यु होती है वो स्प्लीन में होती है। अर्थात जो ब्लड का निर्माण हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, अस्थि मज्जा में हो रहा था। लेकिन जो वयस्क था उसके अस्थि मज्जा में हो रहा था। लेकिन जो भ्रूण होगा उसके लीवर में जो है आपका ब्लड का निर्माण होता है। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। ब्लड का जो ग्रुपिंग था उसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले ब्लड ग्रुप समझा देता हूँ। ब्लड के कितने ग्रुप होते हैं। मैं बात करता हूँ सन 1994 ईस्वी में। किस सन में, सन 1994 ईस्वी में A.S. वेनर और लैंड स्टीनर दोनों ने मिलकर के बताया था कि जो ब्लड के ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं। यानी एबीओ को 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। अर्थात मैंने आपको बोला कि सन 1994 ईस्वी में एस वेनर और लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के प्रकार के विषय में बताए थे। जो इस प्रकार हैं। देखिए भाई, मैंने बोला कि जो ब्लड के ग्रुप है वो 2 लोग मिलकर बताए थे, 2 वैज्ञानिक लोग। एक था A.S. वेनर और लैंड स्टीनर। 2 लोगों ने मिलकर के बताया था कि जो ब्लड के ग्रुप है वो 4 होते हैं। यानी एबीओ को माना जाता है। मैं बोलूँ कि ब्लड ग्रुप की बात करता हूँ, ब्लड ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं रक्त समूह कहा जाता है। क्या कहते हैं, रक्त समूह हिंदी में, या इसको बोलेंगे रक्त वर्ग कहते हैं। यानी ब्लड के जो है आपके 4 हिस्से होते हैं। तो भाई साहब चीजों को अच्छे से समझिएगा। इनके कितने भैया ग्रुप होंगे, ग्रुप होंगे 4। यानी एबीओ को कितने हिस्से में बांटा गया है, 4 हिस्सों में। तो पहला आपके सामने मिलता है ए ग्रुप मिलता है, ए ब्लड ग्रुप। दूसरा मिलता है बी, और तीसरा मिलता है ए और बी दोनों को मिला करके यानी ए बी। और चौथा जो मिलता है वो होता है आपका ओ होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये चारों का काम क्या होता है और चारों किसको किसको ब्लड दे सकते हैं, या चारों किससे किससे ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, कौन लेता है कौन देता है ये भी बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एबी को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही का मतलब होता है ये एबी अर्थात जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप एबी होगा वह सभी से ब्लड ग्रहण कर सकता है। देने की बात आती है तो भाई साहब एबी को भी दे सकता है। एबी जो है एबी को तो दे ही रहा है और किसी को नहीं देता है। एबी केवल अपना ब्लड एबी को देता है। ग्रहण करने की बात आती है तो इससे ओ से बी से ए तीनों से ले लेता है। देने की बात आती है तो केवल एबी को देता है। अब आगे, ये जो ओ है ये सर्वदाता है। क्या है, सर्वदाता का काम करते हैं। सर्वदाता का मतलब होता है ये सभी को दान देते हैं। जो ब्लड होगा, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यदि ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो वो सभी को ब्लड दे सकता है। अर्थात ये सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों वाले व्यक्ति को
ब्लड को दान कर देता है, इसलिए सर्वदाता कहा जाता है, इसे डोनर कहा जाता है। ठीक है, ये देने की बात आती है तो ए बी को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए को भी और ओ को भी देगा। और लेने की बात आती है तो ये केवल क्या करता है कि यह ओ से ही ब्लड को क्या करता है, लेता है। देने की बात है तो सबको दे रहा है। अच्छा, बी की बात करते हैं तो ये बी जो ब्लड ग्रुप है वो क्या काम करता है, देने की बात करते हैं तो देने वाली बात क्या होती है कि भाई देने को तो ए बी को भी दे रहा है और बी को भी दे रहा है और किसी को नहीं देगा। लेने की बात आएगी तो भाई ओ से भी लेगा और बी वाले व्यक्ति से भी ले लेगा। ठीक है, यानी ओ से भी लेगा और बी वाले से लेगा। देने की बात आती है बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। अच्छा, अब इसकी बात आती है ए की, तो ए को समझिए। ए जो जिन व्यक्ति का जो ब्लड है ए ग्रुप होगा तो आप समझिए इसको, ये क्या करेगा, यह ए को भी देगा, ए बी को भी देगा, ए को देगा, ए बी को भी देगा और क्या करेगा, लेने की बात आती है तो ए से भी लेगा और ओ से भी लेगा, ए और ओ दोनों से ले लेगा। तो ये हो जाएगा लेने और देने वाली बात हो गई। ठीक है, तो ब्लड के ग्रुप कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं, यानी एबीओ को 4 भागों में बांटा गया है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। यानी ए बी को सर्वग्राही, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, आइए हम लोग अब बात करते हैं आगे। अब मैं बात करता हूँ कि जो ब्लड के कणिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। वैसे तो ब्लड के 4 कणिकाएं होती हैं, चारों को ध्यान से समझिएगा। तो अगली टॉपिक क्या है, ब्लड की कणिकाएं हैं। ब्लड की कणिकाएं जो हैं, ब्लड की कणिकाओं को समझिए भाई। देखिए, ब्लड की कणिकाएं जो होती हैं, कितने कण से मिलकर के ब्लड जो है निर्मित हुआ है, ब्लड कितने कणों से मिलकर बना है उसको हम लोग समझने वाले हैं। ऐसे तो हम लोग देखें तो भाई कणिकाएं को समझते हैं, तो ब्लड के अंदर कितने कणिकाएं होती हैं भाई, 2 होती हैं। सबसे पहले समझिए, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा हिस्सा होता है जिसको कहते हैं रुधिराणु कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। रुधिराणु का मतलब होता है रुधिर प्लस अणु, इनको हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, रुधिर प्लस अणु, इसको रुधिराणु कहेंगे। यानी ब्लड के जो अणु हैं वो कितने हिस्से में बटे हुए हैं, इनको हिंदी में हम लोग प्लाज्मा ही कहते हैं। अब आइए समझते हैं, प्लाज्मा यदि 60% है, ब्लड का मैं बता रहा हूं आपको, ब्लड का यदि प्लाज्मा 60% भाग है तो रुधिराणु कितना होगा, ये आपका 40% हिस्सा होगा। यदि ये 55% यदि हिस्सा आपके ब्लड का प्लाज्मा है तो ये आपके 45% जो आपका इस ब्लड का क्या होगा, रुधिराणु हिस्सा होगा। जबकि ये जो आपका प्लाज्मा है वो गीला पार्ट होता है। कैसा होता है, गीला पार्ट। ये कैसा पार्ट होता है, गीला। गीला का मतलब ये क्या करता है, इस सूखे पार्ट यानी जो रुधिराणु होता है वो सूखा पार्ट होता है, इनको ये गीला करने का काम करता है, इसीलिए तो इनके साथ ये जुड़ा रहता है, इसलिए इनकी मात्रा ज्यादा होती है, इनकी मात्रा परसेंटेज में कम होती है। तो ये गीला हिस्सा होता है, क्या होता है, गीला हिस्सा होता है। कौन गीला हिस्सा होगा, प्लाज्मा वाला गीला हिस्सा होता है। और ये सूखा पार्ट होता है, क्या होता है, ये सूखा पार्ट का काम करता है, सूखा हिस्सा होता है। सूखा हिस्सा का मतलब होता है कि ये पाउडर नुमा या दाने नुमा हो सकता है। ठीक है, हिस्सा होता है। ठीक, अब आइए मैं आगे समझता हूँ और आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। इसमें जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में 92% क्या होता है, 92% आपका जल होता है। 92% आपका क्या होगा, जल होगा। क्या होगा, जल होगा। लेकिन आपका जो 7% है वो 7% क्या बनेगा आपका, 7% आपका प्रोटीन बनता है। क्या होता है, प्रोटीन। तो 7% आपका प्रोटीन हो गया। जो 1% बच रहा है वो आपका अन्य चीज रहता है। क्या रहता है, अन्य चीज रहती है। जैसे आपकी अन्य चीजों में फाइब्रिनोजेन है, उसके साथ साथ आपका हो जाएगा, पहला हो गया, दूसरा आपका हो गया प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ये आपका 1% में सभी होते हैं, टीसी और भी हो सकते हैं। तो 92 और 7 आपका 99, 1% है आपका, टोटल हो गया 100। यानी कि 92% हिस्सा जल होता है,
7% हिस्सा क्या होगा, प्रोटीन होगा, और जो 1% है वो आपका फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन और उसी प्रकार से और भी लोग रहते हैं। ठीक, अब रुधिराणु यानी सूखा जो पार्ट उसको समझते हैं। सूखे पार्ट में जो या तो 40% यदि ये रुधिराणु हिस्सा है तो ये 60 होगा, यदि ये 45 होगा तो ये 55 होगा, मतलब मिला के कुल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। लेकिन ये पूरा अपने आप में 100% के बराबर है, लेकिन मैंने हिस्सा आपको बांट दिया कि इन 100 जो परसेंटेज है यानी जो अपने आप में 100% है उसमें भी ये 92% जल, 7% प्रोटीन और 1% आपका अन्य आपके तत्व भी इसमें जुड़े रहते हैं। अब इनमें भी 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्सों में आपका सबसे पहले आता है आरबीसी आता है, आरबीसी हो गया, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं प्लेटलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। बातों को समझिए पहले, इनको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिका, इनको श्वेत रक्त कणिका, इनको बिम्बाणु कहते हैं। पहले नाम को लिख लीजिए, तो रेड ब्लड सेल यानी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट यानी बिम्बाणु, ठीक है, इनको बोलेंगे लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका इनको बोलेंगे। तो कणिकाएं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कणिका ये हो गया श्वेत, श्वेत रक्त कणिका यानी रक्त का ही हिस्सा है, कण है, तो ये श्वेत यानी सफेद रूप में है, सफेद है, और इनका जो कलर है लाल है, तो श्वेत रक्त कणिका है। अब मैं इनकी बात करता हूं तो ये है आपका बिम्बाणु, इनका नाम है, बिम्बाणु नाम है। अच्छा, मैं बात करता हूं तो पहली बात आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, चलो भाई पहली बात आप लोगों ने क्या किया, समझ लिया अच्छे से। अब दूसरी जो बात मैं इसमें बताने जा रहा हूं वो है कि इनका जो साइंटिफिक नेम है यानी जो टेक्निकल नाम है, हम किसके मतलब इनका जो टेक्निकल नाम है वो क्या है, तो आरबीसी का टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट नाम है। क्या नाम है, एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट नाम इनका। जो दूसरा इनका डब्ल्यूबीसी है, इनका जो साइंटिफिक नाम है वो है ल्यूकोसाइट, इनका नाम है। क्या है, ल्यूकोसाइट, ये हो जाएगा ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट हो जाएगा, ये यूरोथ्रोसाइट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट, यूरोथ्रो नहीं एरिथ्रोसाइट, और ये हो गया ल्यूकोसाइट, और ये जो होता आपका बिम्बाणु तो साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा आगे समझिए भाई साहब, इनसे जो कम यानी जो रोग होगा वो रोग का क्या नाम है, तो रोग को भी समझ लीजिए। तो इनका जो रोग होगा भाई रक्तलापता होगा, रक्तलापता, 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 रक्तलापता या एनीमिया बोलेंगे, एनीमिया, ये 2 रोग इसमें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनकी कमी होगी तो ऐसे ऐसे रोग होंगे। अब जो डब्ल्यूबीसी से जो रोग होगा तो वो रोग का नाम हो जाएगा, जिनका पहला नाम है मैं ल्यूकेमिया बोलूंगा, ल्यूकेमिया या ल्यूकोनिया बोलूंगा, ठीक है, ल्यूकेमिया हो गया। तो ये इनके जो है रोग है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और इसमें डब्ल्यूबीसी में हम यदि बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो मोनोसाइट होता है, उसके बाद आपका लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट, तो मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। इन बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी टॉपिक थी, तब तक के लिए जय हिंद।